एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट 2026 जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यूनिट फर्स्ट का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे सारे यूनिट जो 10 यूनिट हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इनकम टैक्स, लीगल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटेंसी, सारे टॉपिक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आज टॉपिक हम लोग कवर करने वाले एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब एलपीजी होता क्या है और ये क्यों आया? 1991 में भारत सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। इसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। यानी जब भारत घाटे में चल रहा था, भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी, तब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अपनाई, इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसे ही आप बोलेंगे एलपीजी रिफॉर्मर्स। कब आई थी? 1991। एलपीजी सुधारों की आवश्यकता, नीड फॉर एलपीजी, यानी ये जरूरत क्यों पड़ी? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्या था? क्राइसिस था, संकट में था। शार्प फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज था उसमें बहुत भारी कमी हो रही थी। हाई फिजिकल डिफिसिट, यानी राजकोष में घाटा, नुकसान हो रहा था। राइजिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। लाइसेंस परमिट राज वाज ए हर्डल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लाइसेंस परमिट राज से आर्थिक विकास में बाधा, रुकावटें आ रही थी। लो प्रोडक्टिविटी एंड लेक ऑफ कंपटीशन, कम उत्पादकता और प्रतिस्पर्धाओं में कमी। तो नीड क्यों थी? भुगतान संतुलन संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी, रूस राजकोषीय में घाटा, बढ़ती मुद्रास्फीति, लाइसेंस परमिट राज से आर्थिक विकास में बाधा, कम उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा की कमी। मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं कवर कर रहा हूँ टॉपिक, तो इसलिए जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। एलपीजी के मुख्य तत्व, मेन फीचर्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति करना, यानी जितनी भी लाइसेंसिंग है उसे आप क्या करो? रिमूव करो, हटा दो। आयात निर्यात नीतियों में उदारीकरण, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज है उसको लिबरलाइजेशन करना। एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन, अमेंडमेंट इन एमआरटीपी एक्ट। प्राइवेटाइजेशन, सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों में निजी क्षेत्र में की भागीदारी। विनिवेश नीति, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन अब दीजिए। यानी प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इनका कहना था जितने प्राइवेट सेक्टर वाले हैं आए और पब्लिक सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करें। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, एफडीआई, एफआईआई, व्यापार का उदारीकरण, वैश्विक बाजार में एकीकरण। यानी ग्लोबलाइजेशन में क्या था? आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेजमेंट कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। लिबरलाइजेशन का ट्रेड हो रहा था। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट। एलपीजी रिफॉर्म 1991, लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब लिबरलाइजेशन क्या है? सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना। प्राइवेटाइजेशन क्या है? निजी क्षेत्र में भूमिका को बढ़ाना। ग्लोबलाइजेशन क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण करना। अब एलपीजी जब हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसका प्रभाव क्या आया, परिणाम का? आर्थिक विकास दर में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि, उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले, गरीबी कम करने में मदद मिली, रोजगारों में नए अवसर प्रदान किए। ये एलपीजी का फुल फॉर्म दिया है और यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश में। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मोर कंपटीशन इंडस्ट्री, मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये था उसका परिणाम जब एलपीजी बना। तो ये टॉपिक हमारा एलपीजी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए दोनों को साथ में कवर करते हैं। सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी, ये होती क्या है? फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात, ये पॉलिसी कौन रेफर करती है? गवर्नमेंट करती है। अभी क्या करते हैं? कितना रेवेन्यू हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको जानने के लिए, यानी यह सरकार की उस नीति को कहते हैं जिसके द्वारा वो अपनी आय और व्यय में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विकास, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि को प्रभावित करती है। ये फिजिकल पॉलिसी। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्थिरता रखना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन का समान वितरण, बाह्य संतुलन को बनाए रखना, मेंटेन एक्सटर्नल बैलेंस। मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट कहाँ से इनकम कर रही है। टैक्स पॉलिसी, करों में परिवर्तन करके सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स एंड म्युनिसिपल टैक्स, जीएसटी एंड उत्पादन शुल्क। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सरकार अपनी आय विभिन्न को मदों में खर्च करता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसरी एंड कंट्रैक्शनरी, विस्तारवादी नीति और संकुचनवादी नीति। अब इसमें क्या होता है? जब फिजिकल पॉलिसी जो है इसमें एक्सपेंसरी हो रही है तो उस टाइम क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी। और जब कंट्रैक्शनरी हो रही है यानी संकुचनवादी नीति आ रही है तो मुद्रास्फीति कम करना, मांग घटाना। उपाय क्या है? जब रोजगार बढ़ाना हो, आय बढ़ाना हो, मांग, तो अब क्या करें? करों में कमी करेंगे, सरकार व्यय में वृद्धि करेगी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। जब मुद्रास्फीति कम करना हो, मांग घटाना हो, करों में वृद्धि आप करेंगे, सरकारी व्ययों में कमी करेंगे, सार्वजनिक ऋण में कमी करेंगे, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। राष्ट्रीय आय, रोजगार की मांग में वृद्धि, मुद्रास्फीति कम, मांग स्थिरता। यहाँ फिजिकल पॉलिसी के कुछ टिक दें। फिजिकल, गवर्नमेंट की जेब होती है पैसा, जहाँ से पैसा आता है और कहाँ पे खर्च होता है, एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। जो आरबीआई हमारा वो मॉनेटरी पॉलिसी को, सप्लाई को कंट्रोल करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी,
मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर एवं ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेन इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशनल मोरासस। इसका एक अलग से हम लेक्चर देखें कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। कौन शॉर्ट टर्म होता है, कौन लॉन्ग टर्म होता है, कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, कब दिया जाता है, ये सारे का एक सेपरेट हम लोग वीडियो पे कवर कर लेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी क्या करिए, एक्सपेंसरी हो रही है, उस टाइम मांग बढ़ जाती है, निवेश बढ़ जाता है, बैंक दर में कमी होती है। जब ये चीज़ बढ़ रही है ना, तो CRR वगैरह SLR ये सब क्या हो रही है, कमी हो रही है। और इसमें क्या वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति होता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी, निवेश का उत्पादन बढ़ेगा। मुद्रा आपूर्ति घटेगी, ब्याज दर बढ़ेगा, मुद्रास्फीति कम होगी। मनी को कंट्रोल करना RBI के टूल के इकोनॉमी को सही दिशा देना है। अब यहाँ पे समझते हैं उसको। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, RBI कंट्रोल करता है। ये धीमी गति से, ये तुलनात्मक रूप से तेज होता है। विकास, रोजगार स्थिरता, मुद्रा स्थिरता और विकास संतुलन। पूरे अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव, मुख्यतः मौद्रिक क्षेत्रों में प्रभाव। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, टैक्स और खर्च का खेल होता है, जबकि मॉनेटरी में मनी और क्रेडिट का खेल होता है। सरकार की नीति फिजिकल और RBI की नीति मॉनेटरी में, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित बनाते हैं। इतना पढ़ लेंगे तो इतने यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान देंगे। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, याद रखना। इसका उद्देश्य देशों मुक्त, न्याय संगत और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देना। यानी WTO क्या 1 जनवरी को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोट क्या है, फ्री, फेयर, रूल बेस्ड एंड ट्रेड एमंग नेशन। अब इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन गैट को रिप्लेस करके आया था 1947 में जो आया था। फाइंडिंग मेंबर 164, नाउ मोर देन 166 इस टाइम। बेसिक एग्रीमेंट मार्कस एग्रीमेंट हुआ था जो 1994 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री, फेयर, लिबरल ट्रेड ग्लोबली, यानी जो भी बिजनेस हो वो सरल हो, सुगम और स्वतंत्र हो। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करना है। टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो भी नियम आधारित नियम प्रणाली, व्यापार प्रणाली स्थापित करना है। टू प्रोवाइड करता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द डेवलपिंग कंट्री, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, जितने विकासशील देश हैं उनको विशेष और विभेदक क्या करता है, व्यवहार देता है। टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और लास्ट है इसका ऑब्जेक्ट टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस सुप्रीम बॉडी सर्वोच्च निकाय देखो, जनरल काउंसिल सामान्य परिषद, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी, और इसमें आगे कमिटी। प्रमुख सिद्धांत के प्रिंसिपल्स, मोस्ट फेवरेट नेशन,
सभी सदस्यों के लिए समान व्यवहार, राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत, आयाती वस्तुओं के साथ घरेलू वस्तुओं जैसा व्यवहार, नेशनल ट्रीटमेंट, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, नियम और नीतियों में सार्वजनिक, मतलब क्या हो, रूल्स एंड पॉलिसी शुड बी क्लियर एंड पब्लिक, बाइंडिंग कमिटमेंट, सदस्यों को समझौतों का पालन करना अनिवार्य कंपलसरी है, मेंबर्स मस्ट बी फॉलो एग्रीमेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी, व्यापार नीतियां स्थित और पूर्वानुमान। मुख्य कार्य फंक्शन, व्यापार वार्ताएं आयोजित करना यानी टू कंडक्टेड नेगोशिएशन, एडमिनिस्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स, टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट, टू रिव्यू ट्रेड पॉलिसी, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प डेवलपमेंट कंट्रीज। अब इसे याद रखें, वर्ल्ड ट्रेड रूल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल, हेडक्वार्टर जेनेवा में 1995 में 166 प्लस मेंबर्स हैं और गेट को रिप्लेस करके आया था जो 1947 में आया था। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, पहली चीज याद रखो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC में हुआ, 190 प्लस मेंबर्स है उसके। इसके ऑब्जेक्टिव का है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो भी एक्सचेंज रेट है उसमें स्थिरता बनाए रखना, BOP समस्याओं में सहायता देना, टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, वैश्विक आर्थिक विकास में एवं पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना, सदस्य देशों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज। फंक्शन, आर्थिक निगरानी करना, विनिमय दर की स्थिरता बढ़ावा देना, BOP समस्याओं के अस्थायी वित्तीय सहायता देना, सदस्य देशों के नीतिगत सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को सहयोग बढ़ाना, रिसोर्सेज, कोटा, बारोइंग, गोल्ड हाइडिंग, सदस्य देशों का से कोटा, अल्पकालीन उधार और स्वर्ण भंडार, लोन, शॉर्ट टर्म भुगतान संतुलन सुधार के लिए और शर्तों के साथ, मेजर लैंडिंग फैसिलिटीज, स्टैंड बाय व्यवस्था, विस्तारित कोष सुविधा, त्वरित वित्त पोषण, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, लचीला ऋण रेखा, गरीबी न्यूकी करण एवं विकास ट्रस्ट PRGT। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में होता है, इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इसका भी हेडक्वार्टर क्या है वाशिंगटन DC, USA, मेंबर्स क्या 189 प्लस। ऑब्जेक्टिव क्या है, IMF तो शॉर्ट टर्म लोन देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिड्यूक्शन प्रोत्साहन करता है कि टू प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन, टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर देखो भाई कैसे बना, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट, इस सॉफ्ट लोन के लिए भी जाना जाता है IDA, सॉफ्ट लोन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICICID,
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन पांचों को मिला करके हम क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक। IBRD प्लस IDA मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनता है। ये पांचों ही उसके ग्रुप हैं। लोन ये लॉन्ग टर्म देता है भाई, ये शॉर्ट टर्म दे रहा था। विकास परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर देता है, तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। प्रमुख कार्य आ जाओ। विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और सहायता देना, तकनीकी सहायता, अनुसंधान करने के लिए बुनियादी ढांचा विकास। IMF वर्ल्ड बैंक में अंतर आ जाओ। 1945 1944 को इस्टेब्लिश हुआ था। शॉर्ट टर्म देता है, लॉन्ग टर्म देता है लोन, याद रखना उद्देश्य। कम ब्याज पे देता है, समता आर्थिक युद्ध, BOP समस्या है, कोटा सदस्य को उधार देना, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। IMF की स्थापना कब हुई, तो हम कवर जो उद्देश्य कवर है, सूरत कवर है। IMF और वर्ल्ड बैंक में कोई 4 अंतर लिखी है। विश्व IBRD और IDA, विश्व बैंक, IMF वगैरह वगैरह। IMF की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, IMF किस समस्या में सहायता करता है, ये सारी अब क्वेश्चंस इस तरह से पुटअप होते हैं। एडजस्टेशन चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेट कवर करने में BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट।